लेकिन मेरा एक सवाल है तेजस्वी वर्सेस नीतीश नहीं है, तेजस्वी वर्सेस द रेस्ट। मोदी जी भी गए, सब लोग गए वहां पर। अभी अनुमान आने बाकी हैं, थोड़ी देर में आने शुरू होंगे रुझान धड़ाधड़। जो एग्जिट पोल है उसके वो एक अनुमान है, नतीजे 10 तारीख को आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि तेजस्वी के अलावा था ही कौन? उसके अलावा कोई था भी तो नहीं। आरजेडी जिस तरीके की पार्टी है और लालू यादव का जेल में होना और तेजस्वी यादव का पिछले चुनाव से फोर फ्रंट पर आ जाना, उसके बाद तो कोई था ही नहीं। कांग्रेस वहां पर है नहीं। इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू दो पार्टियां बचती हैं जिनका आपस में गठबंधन था। तो तेजस्वी के अलावा होता भी कौन? नहीं, बट रोहित तक हम थोड़ी सी इसमें गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने पहले तक किसी ने तेजस्वी को माना ही नहीं था कि ही इज अ प्लेयर आल्सो। पार्लियामेंट चुनाव के बाद लोग ये कहते थे दिल्ली में आके बैठ गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, बाप का नाम डुबो देगा, बीजेपी से कुछ गठबंधन की कोशिश कर रहा है, पिताजी को जेल से निकालने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एक महीने पहले तक अचानक जब उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा होने लगी, जब रोजगार की बात की, तब लोगों को लगा रही ये कौन आदमी अचानक आ गया। और उसके बाद मुझे लगता है उसके बाद क्या हुआ कि जो एनडीए की जो रणनीति थी उनको समझ में नहीं आया काउंटर कैसे करें। दो सवाल है आपकी इस बात पर। आप कह रहे हैं कि रैलियों में भीड़ आने लगी, लोकसभा में भी उनकी रैलियों में बहुत भीड़ आ रही थी और हम सब इस पर चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी एक नेता के रूप में उभरते दिख रहे हैं, लेकिन सीट सबने देख लिया जो हाल हुआ 40 में से। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि तेजस्वी एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी इस बार उभरे हैं। तेजस्वी यादव ने 77 सीटें जो अपनी है वो जेडीयू के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार, इधर महागठबंधन से सबसे स्ट्रांग वो और उधर जेडीयू सबसे कमजोर एनडीए में। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी शायद इस बार वो बेहतर कर पाए, क्योंकि भीड़ अगर पैमाना होता तब तो लोकसभा में भी बहुत भीड़ आई। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी हम कुछ भी कह सकते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में कि मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी उनकी वहां पर कोई काम आई है। कभी कभी जो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव में उभर के आई है, जो आश्चर्यजनक है, वो ये है कि जिस नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग सीएसडीएस के हिसाब से 2015 में 80% थी, वो 2020 के चुनाव में आके 40% या 45% के आके गिर जाती। तो नीतीश कुमार का गिरना इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर। चौथी बार आ रहे हैं, मतलब और आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत मामूली नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा माना। और आप देखिए कि वो वही नीतीश कुमार 2010 में 77% की अप्रूवल रेटिंग है, 2015 में 10 साल के बाद 80% की अप्रूवल रेटिंग है, 2020 में आकर सडनली डाउनफॉल जो उनका शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है उस शून्य को कोई ना कोई तो भरेगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जो बात अभी प्रभु जी कह रहे थे उसमें उसको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ, लोगों ने कहा कि मुलायम को मोदी को रोक देंगे ये लोग, लेकिन वो गठबंधन कहां काम आया? नहीं काम आया ना। जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तब भी लोगों ने कहा जेडीयू बीजेपी एक तरफ स्वीप हो जाएगी इनकी। आज की तारीख में रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन लगता नहीं कि स्वीप करेंगे। तो इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। लेकिन जिसकी हम बात पहले कर रहे थे वो कह रहे थे कि कैसे इतने सारे लोग आ रहे हैं। नीतीश को अगर फेयरली, क्योंकि उनका भी एक बहुत लंबा सफर रहा है पूरा, अगर आप जेपी मूवमेंट से लेकर अभी तक उनके पूरे राजनीतिक सफर को आके, तो ये भी देना पड़ेगा कि शायद कोविड में और लॉकडाउन का जो सारा गुस्सा था प्लस 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, वो सब उनका सामना करना पड़ रहा है। ये पहला चुनाव है लॉकडाउन के बाद, और जो प्रवासी मजदूरों की दिक्कत थी वो सब देखना समझना पड़ेगा। नौकरियों का जो हाल है, इकोनॉमी में जो जबरदस्त गिरावट है, उन सब का गुस्सा उन्हें 15 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी के साथ झेलना पड़ रहा है। प्रभु जी थोड़ा समझ लेना इसको, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक का पॉइंट मैं पहले उठाऊंगा, आपको ये जानकर अच्छे पता लगेगा कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2018-19 के अंदर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से डबल था। 12% जीडीपी ग्रोथ बिहार के अंदर हुई, जबकि राष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ 7% थी। तो इसलिए आप